आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सामान्य चर्चा की है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, सिंधु सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है। जैसे एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसके समकालीन जो सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया, जो दजला फरात या नाइग्रिस टिग्रिस नदियों के किनारे स्थित है, जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1800 बीसी 2500 से 1800 बीसी एनसीईआरटी के अनुसार आपको याद रखना है। इसके पश्चात सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले विद्वान थे चार्ल्स मैनसन। इन्होंने 1826 में सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी, हड़प्पा के बारे में जानकारी दी, क्योंकि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम हैं सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। उत्तर में विस्तार मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान सुत्का गेंडोर तक है। इसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसके द्वारा दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में लंदन वीकली समाचार पत्र में दिया गया था। तो दोस्तों, हमने सिंधु सभ्यता के बारे में सामान्य चर्चाएं कर ली हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं हड़प्पा। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा। देखिए, सिंधु सभ्यता के स्थल। देखिए दोस्तों, हमने पहले वाले वीडियो में भी चर्चा की है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल तो भारत में है, लेकिन सिंधु सभ्यता का मुख्य इलाका पाकिस्तान में है। मुख्य इलाका कहाँ है? पाकिस्तान में। इसी प्रकार अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल हैं, मुंडी गाक और सुरतगोई। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के 2 स्थल हैं, मुंडी गाक और सुरतगोई। तो आइए अब हम सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं और इसमें पहला स्थल है आपका हड़प्पा। पहला स्थल है आपका हड़प्पा। देखिए, ऋग्वेद में हरि यूपिया जो शब्द है उसका समीकरण हड़प्पा से किया गया है। हरि यूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। ऋग्वेद में हरि यूपिया शब्द है, शब्द का नाम क्या है? हरि यूपिया। हरि यूपिया शब्द का समीकरण किससे किया गया है? हड़प्पा से किया गया है। इसके पश्चात सर्वप्रथम जानकारी हड़प्पा के बारे में 1826 ईस्वी में किसके द्वारा दी गई?
चार्ल्स मैनसन के द्वारा हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा नामक स्थल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले विद्वान का नाम क्या है? चार्ल्स मैनसन। इसके पश्चात ये स्थल कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है। अगर हम नदी की बात करें, रावी नदी के बाएं किनारे स्थित है। रावी नदी के बाएं किनारे स्थित है। इसी प्रकार इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसकी खोज 1921 में किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। और इसका उत्खनन मार्टिमर व्हीलर व माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, ये याद रखना है, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स याद रखना, वत्स के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। और ये सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी, सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी। तो एक बार पुनः देखिए, हम सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा। ऋग्वेद में हरि यूपिया जो शब्द है, हरि यूपिया जो शब्द है उसका समीकरण किससे किया गया है? हड़प्पा से। सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स मैनसन के द्वारा। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? चार्ल्स मैनसन, 1826। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है, जिसे वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है। ये भी याद रखें आप। वर्तमान में साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है या बाएं किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उत्खनन करने वाले कौन कौन है? मार्टिमर व्हीलर और एमएस वत्स, इसे एमएस वत्स भी कहते हैं, एमएस वत्स, माधव स्वरूप वत्स। और ये सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। इसके पश्चात देखिए,
इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक विद्वान है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, एक विद्वान है, विद्वान का नाम क्या है? स्टुअर्ट पिगट। विद्वान का नाम क्या है? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। इसके पश्चात यदि हम बात करें, इन दोनों स्थलों के बीच दोनों स्थलों के बीच दूरी 480 किलोमीटर है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के मध्य कुल दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। और इसे जुड़वा राजधानियां, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताने वाला विद्वान कौन है? स्टुअर्ट पिगट। इसी प्रकार हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। याद रखना है, हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार, सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहा जाता है? हड़प्पा को। इसके पश्चात दोस्तों एक बार पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हड़प्पा, सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा। ऋग्वेद में हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैनसन के द्वारा दी गई। हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन थे? चार्ल्स मैनसन, 1826। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में स्थित है, वर्तमान में जिसे साहिवाल कहा जाता है। वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है। नदी की बात करें तो कौन सी नदी? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर। खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उत्खनन करने वाले कौन कौन है? मार्टिमर व्हीलर व माधव स्वरूप वत्स। मार्टिमर व्हीलर व माधव स्वरूप वत्स। और ये सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। स्टुअर्ट पिगट एक विद्वान है, विद्वान का नाम क्या है? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। और इन दोनों के बीच देखिए, इन दोनों के बीच कुल कितनी दूरी है? 480 किलोमीटर। और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है।
हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, हड़प्पा स्थल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हड़प्पा की, और यहाँ से प्राप्त अवशेष, यहाँ से प्राप्त अवशेष। देखिए नंबर 1 अन्नागार अथवा अन्न भंडार के प्रमाण, और कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं, 12। कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं, 12। इसके पश्चात दक्षिण में R37 नामक कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, नग्न स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तो इसे उर्वरता की देवी माना गया, इसे उर्वरता की देवी माना गया, उर्वरता की देवी माना गया। दोस्तों आपको याद रखना है अन्नागार या अन्न भंडार के प्रमाण, और कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं, 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार ये जो अन्नागार हैं, इन अन्नागारों में गेहूं और जौ के दाने भी मिले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इन अन्नागारों में जो दरारें हैं अन्नागारों की दीवारों की, गेहूं और जौ के दाने भी प्राप्त हुए हैं। R37 नामक कब्रिस्तान का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, R37 नामक कब्रिस्तान का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। नग्न स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, नग्न स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, अर्थात इसे उर्वरता की देवी माना गया, इसे उर्वरता की देवी माना गया। इसी प्रकार यहाँ से श्रृंगार पेटिका के प्रमाण मिले हैं, श्रृंगार पेटिका के प्रमाण मिले हैं।
और शंख से बना हुआ बैल, शंख से बना हुआ बैल। तो ये प्रमाण भी हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। दोबारा देखिए, अन्नागार या अन्न भंडार के प्रमाण, अन्नागार या अन्न भंडार, दक्षिण में R37 नामक कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, नग्न स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का प्रमाण, नग्न स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का प्रमाण, इसे उर्वरता की देवी माना गया, श्रृंगार पेटिका के प्रमाण, शंख से बना हुआ बैल, शंख से बना हुआ बैल का प्रमाण भी हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। इसके पश्चात देखिए, अवशेषों की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ से विदेशी का शव, विदेशी का शव ताबूत में प्राप्त हुआ है, ताबूत, विदेशी का शव हमें कहाँ से मिला है? ताबूत से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार चूने पत्थर की नर्तकी की मूर्ति, चूने पत्थर की नर्तकी की मूर्ति, और यह स्थल 2 भागों में विभाजित था। एक तो नगर टीला और एक आएगा दुर्ग टीला। इनके बारे में यद्यपि हम अलग से अध्ययन करने वाले हैं, इनके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। जब यहाँ का नगर नियोजन का अध्ययन करेंगे तो वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। जब नगर नियोजन की चर्चा करेंगे वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। केवल सामान्य याद रखना है, नगर टीला और आपका दुर्ग टीला। इसी प्रकार यहाँ से सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई है। यहाँ से सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई हैं और मजदूरों के आवास के प्रमाण मिले हैं, मजदूरों के आवास के प्रमाण। तो दोस्तों, हड़प्पा से जो हमें प्राप्त हुआ है उनका भी हमें अध्ययन करना है। उनको 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सामान्य तौर पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगड़ के द्वारा सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ बताया गया। ये पहली राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और हड़प्पा जो स्थल है वो 2 भागों में बटा हुआ है, नगर टीला और दुर्ग टीला। नगर टीला और दुर्ग टीला, विदेशी का शव यानी ताबूत में शव मिला है, चूने पत्थर की नर्तकी की मूर्ति, जबकि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मुख्य विशेषता मोहनजोदड़ो की होगी। कांसे की नर्तकी की मुख्य विशेषता कहाँ की होगी? मोहनजोदड़ो की। इसी प्रकार यहाँ से हमें R37 नामक कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। अब 2-4 बार इसको रिवाइज कीजिए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी, रावी नदी के किनारे है, मोंटगोमरी जिला जो वर्तमान में साहिवाल के नाम से जाना जाता है। उत्खनन करने वाले माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर थे। तो दोस्तों, ये था आपका हड़प्पा। इसके बाद अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। इसके बाद हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। देखिए, दूसरा स्थल है आपका
दूसरा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। देखिए सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। दोस्तों सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? मृतकों का टीला। लेकिन यहाँ से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये याद रखना है। नोट यहाँ से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, ये याद रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। इसी प्रकार देखिए इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान, ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और ये कौन सी भाषा में अर्थ होता है? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और यहाँ से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, और इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसके पश्चात देखिए ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में स्थित है। ये पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में स्थित है। अगर हम नदी की बात करें सिंधु नदी के दाएं किनारे हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे, और ये सिंधु नदी के दाएं किनारे, सिंधु नदी के दाएं किनारे। इसी प्रकार इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और ये सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी दोस्तों, पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को, कालीबंगा नामक जो स्थल है वो हनुमानगढ़ में, और अलग से हम अध्ययन करेंगे, उसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। और स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ बताया है।
तो इसके पुनः देख लीजिए, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। लेकिन यहाँ से हमें कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में स्थित है। नदी सिंधु दाएं किनारे। खोज 1922 में राखलदास बनर्जी। और सिंधु सभ्यता की ये दूसरी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, एक तो ये ध्यान रखना है, नोट KUR केनेडी, KUR केनेडी ने यहाँ से प्राप्त कंकालों से मलेरिया रोग के प्रमाण प्राप्त किए थे। दोस्तों याद रखना है, एक विद्वान है, विद्वान का नाम है KUR केनेडी। विद्वान का नाम क्या है? KUR केनेडी। केनेडी ने यहाँ से प्राप्त कंकालों से मलेरिया रोग के प्रमाण प्राप्त किए हैं। इसके पश्चात देखिए, अब यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। देखिए, प्राप्त अवशेष। देखिए, नंबर 1, सूती वस्त्र के अवशेष या प्रमाण। नंबर 2, कुम्हार के 6 भट्टे। महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन। इसी प्रकार कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। नंबर 5, हाथी का कपाल खंड। हाथी का कपाल खंड, ये मेन फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, एक तो सूती वस्त्र के प्रमाण, कुम्हार के 6 भट्टे, महाविद्यालय भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, नंबर 6, खंडित अवस्था में स्त्री पुरुष की सर्वाधिक मूर्तियां। खंडित अवस्था में स्त्री पुरुष की सर्वाधिक मूर्तियां। नंबर 7, सर्वाधिक मुहरें। सर्वाधिक मुहरें, देखिए सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें हड़प्पा से मिली है, ध्यान रखना है आपको। नंबर 6 की बात करते हैं अपन।
सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें तो हमें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। लेकिन सर्वाधिक मोहरों की बात करें, सर्वाधिक मोहरों की बात करें तो मोहनजोदड़ो। नंबर 8 एक सरंगी बैल, कुब्बड़ वाला बैल। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है। कुब्बड़ वाला बैल। इसी प्रकार योगी की मूर्ति, जिसे आधे शिव कहा जाता है, आधे शिव कहा जाता है, योगी की मूर्ति। नंबर 9 10 विशाल स्नानागार अथवा ग्रेट बाथ। विशाल स्नानागार अथवा ग्रेट बाथ, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया। विश्व का आश्चर्य बताया। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया, और ये एक सार्वजनिक इमारत थी। सार्वजनिक इमारत थी। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, हम यहाँ से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन कर रहे हैं। सूती वस्त्र के प्रमाण, सूती वस्त्र के प्रमाण, और इसके पश्चात कुम्हार के कितने भट्टे मिले हैं? 6 भट्टे। महाविद्यालय भवन के प्रमाण, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड। इसके पश्चात देखिए खंडित अवस्था में स्त्री पुरुष की सर्वाधिक मूर्तियाँ। इसके पश्चात सर्वाधिक मोहरें, सर्वाधिक मोहरें, जबकि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हमें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। एक सरंगी बैल या कुब्बड़ वाला बैल, योगी की मूर्ति, ये भी याद रखना है, जिसे आद्य शिव कहा गया। जिसे क्या कहा गया? आद्य शिव। इनके बारे में जब हम धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ। और इस विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा। तत्कालीन विश्व का इसे आश्चर्य कहा, और ये सार्वजनिक इमारत थी। तो दोस्तों हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अध्ययन कर रहे हैं। हड़प्पा स्थल के बारे में अध्ययन किया, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम कालीबंगा का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम कालीबंगा का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये प्राचीन भारत है,
इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा जो वीडियो हो जाएगा वो आपके समझ में कम आएगा। आपके समझ में आ जाएगा, समय लगेगा लेकिन कम समझ में आएगा। इसीलिए हम इसे आराम से टुकड़ों में 35 से 40 मिनट का एक वीडियो हमने इस वीडियो में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में अध्ययन किया है। अभी हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित और जो विशेषताएं हैं वो जब हम यहाँ का नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे, वहाँ कई बातें ऐसी बची हुई जिनका अध्ययन करना बाकी है। अभी बहुत सी बातें हैं सिंधु सभ्यता में, अभी ये टॉपिक समाप्त होने वाला नहीं है। कम से कम 5 से 6 वीडियो इसके अपलोड किए जाएंगे। आप निरंतर अध्ययन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, और कहीं कोई समस्या है तो आप ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।